हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अरविंद दीवाना आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो भाई, रिसेंटली इन भाई साहब का वीज़ा अप्रूव हुआ है। ठीक है। तो इनका वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ, और ये जो इशूड था वो न्यू दिल्ली से था। तो आप भी लोग देख भी सकते हो, तो न्यू दिल्ली से इशू हुआ था ये। तो ये वीज़ा इनको कैसे मिला, और अभी के टाइम में क्या ट्रेंड है। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी वो मुंबई से शूट था, तो काफ़ी सारे लोगों के उसके सवाल थे मुंबई से रिगार्डिंग। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, उनके डॉक्यूमेंट क्या लगे, और कितने दिन में वीज़ा आया। तो अभी उसके बाद ये वीज़ा आया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है तो वो सैलरी वाली प्रोफाइल थी, ये बिजनेस वाली प्रोफाइल है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार एमएसएमई पे वीज़ा नहीं आते, मोस्टली लोग ये बोलते हैं। तो भाई, मोस्टली वीज़ा जो है ना वो एमएसएमई पे ही आते हैं। और मोस्टली लोगों के पास भाई जीएसटी नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास जीएसटी नहीं होता। तो इनका वीज़ा आया है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम ये आ गया विद इन, मेरे हिसाब से 15 डेज, विद इन 15 डेज। तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं कि कितने दिन में वीज़ा आ रहा है, वीज़ा का रेशो कैसा है, और मुंबई से मिशन करें या दिल्ली से मिशन करें, इस पे भी मैं को क्लियर फैक्ट बताऊंगा कि किस कौन कहाँ पे क्या कर सकता है। और जापान का वीज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कितने दिन का टाइम लग रहा है, तो ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी आप देख सकते हो भाई, रिसेंटली ये वीज़ा अप्रूव हुआ है, मैंने स्टोरी भी डाली थी। जैसी स्टोरी डालती है भाई, लोगों के सवाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता रहता है कि कौन सी कंट्री का वीज़ा आ रहा है, और वो स्टेटस डल जाता है तभी। तो मोस्टली लोगों को अपडेट रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो वीडियो थोड़े लेट आती है भाई, तो यहाँ पे बस डिटेल रहती है कि पूरी वीडियो में कि वीज़ा कैसे आया है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग क्या है, और ट्रेंड कैसा है, तो ये सारी चीज़ें वीडियो में रहती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इनका वीज़ा बिजनेस प्रोफाइल पे कैसे है, बिजनेस प्रूफ यानी कि एमएसएमई, जो मोस्टली लोगों के पास होता है और बहुत सारे लोगों के पास होता भी नहीं है, तो वो कैसे बनवाएं, है ना। तो बिजनेस प्रोफाइल के लिए भाई एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, और वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट माना जाता है बिजनेस प्रूफ के लिए। आप उसको शो कर सकते हैं, यानी कि वो वीज़ा के लिए वो एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपके पास जीएसटी नहीं है बिजनेस प्रूफ में, तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है। बहुत सारे बंदे यहाँ पे पूछते हैं क्वेश्चन कि करंट अकाउंट नहीं है तो क्या हम बिजनेस प्रोफाइल पे वीज़ा डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं भाई, बिल्कुल। मोस्टली लोगों के पास करंट अकाउंट नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास करंट अकाउंट नहीं होता, लेकिन तब भी वीज़ा आते, जैसे इनका भी आ गया तो तब भी वीज़ा आते हैं। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस प्रूफ नहीं है, तो आप फ्रेश बना सकते हो। देखो, जापान में डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल लिमिटेड है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है, आपकी प्रोफाइल ठीक है, अच्छे से आपकी फाइनेंशियल मेंटेन है, तो लेटेस्ट आईटीआर भी आप डाल सकते हो, क्योंकि ये एक ही साल की आईटीआर मांगते हैं। सेकंड चीज़, बिजनेस प्रूफ में जैसे मैंने बताया कि एमएसएमई और जीएसटी, एक स्टेट वाइज, हर एक स्टेट वाइज अलग लाइसेंस रहता है जो कि स्टेट में अप्रूव्ड रहता है। वो भी खाली अगर आप लगाओगे तो भी आपका बिजनेस प्रूफ वो एक्सेप्टेबल है। यानी कि ना एमएसएमई है ना जीएसटी है, लेकिन आपका स्टेट वाइज जैसे ट्रेड लाइसेंस होता है, शोप एक्ट होता है, और किसी हर एक स्टेट में अलग अलग लाइसेंस होता है बिजनेस का, तो वो आप डेफिनेटली शो कर सकते हो आपका बिजनेस प्रूफ। तो बिजनेस प्रूफ में हो गया। और एमएसएमई भाई बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार एमएसएमई पे वीज़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भाई। मोस्टली वीज़ा एमएसएमई पे आते हैं, बहुत कम लोगों के पास जीएसटी होता है। और जीएसटी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, कि ऐसा मत सोचना आप। अगर आपने जीएसटी ले लिया तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं वीज़ा मिलने में। आपको जो काउंसलेट होता है वो हर तरीके से आपकी प्रोफाइल चेक होती है, तो जाके आपको वीज़ा मिलता है। तो जापान के लिए भाई डॉक्यूमेंट आपका एक बिजनेस प्रूफ, उसमें एमएसएमई, जीएसटी, आपका ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट, कुछ भी हो सकता है। अगर इनमें से एक भी आपके पास है तो आप डेफिनेटली वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, वीज़ा के लिए कितने साल की आईटीआर चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो 1 साल की आईटीआर चाहिए भाई। आप कंटिन्यूसली आईटीआर फिल करते हैं हर साल, तो अपने बिहाफ पे एम्बेसी आपसे नहीं मांगती,
अपने भी यहाँ पे आप 2 या 3 साल की दे सकते हो, बट एम्बेसी आपसे नहीं डिमांड करती है ऐसा कुछ। और जो भी आईटीआर आप डाल रहे हो वो आपके अकाउंट से, आपके बिजनेस से लिंकअप जरूर होना चाहिए भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखो। जिस भी सीए से या जिससे भी आप करवा रहे हो अपने आईटीआर, तो ये ध्यान रखना कि आपका जो आईटीआर है वो आपके फाइनेंशियल से ज़रूर मैच करे, अदरवाइज तो फिर डलवाने का फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब तीसरी चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेविंग्स अकाउंट में अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अभी ज़्यादा बड़े लेवल का बिजनेस नहीं है, मोस्टली लोगों का यही रहता है कि वो सेविंग्स में ही डील करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है और उसी में वो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल रहता है भाई। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप अपना जो है करंट अकाउंट दो एम्बेसी को, जापान एम्बेसी को, देन वो आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट बिजनेस और स्टेटमेंट का। 3 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए भाई, ऑनलाइन स्टेटमेंट आप दे सकते हो, स्टैम्प और साइन मैंडेटरी नहीं है जापान में। और दिल्ली में तो 3 मंथ की स्टेटमेंट लेते हैं, बाकी आप 6 मंथ की अगर अगर देना चाहो, वो आपकी इच्छा है, वो नहीं कहती एम्बेसी कि आप 6 मंथ की स्टेटमेंट दो, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हो गए डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आप फाइल रेडी करो। फाइल रेडी करने में क्या लगता है, कवर लेटर लगता है, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट, इंश्योरेंस सॉरी नहीं लगता, तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। और ये आप जाके कोई अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप जाके दिल्ली एम्बेसी में वीएफएस में सबमिट कर सकते हो। तो ये आपने कर दिया। अब टाइम कितना लग रहा है, तो भाई 15 डेज तो वो आपको बोलेंगे जब आप फाइल सबमिट करते हो वीएफएस में, सर कितना टाइम लगता है, तो अगर वो आपको रिप्लाई करेंगे ना, फिर 4 to 5 डेज में आपका आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं। और हालांकि वेबसाइट पे भी मेंशन है कि 5 डेज में प्रोसेसिंग हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें टाइम लगेगा और 15 से 20 दिन लग सकते हैं भाई। तो उसी प्लान के हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान करना। ये मत डाल देना कि 5 दिन बाद ही मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मुझे वीज़ा दे दो और मैं ट्रैवल कर लूँ, क्योंकि उस केस में भाई रिजेक्शन भी आ सकता है, प्लस वो प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा अगर अप्रूव भी होता है तो। इतना जल्दी नहीं होता है, वो आ जाता है किसी केस में, किसी बंदे का तो एक अलग मैटर है, बट मोस्टली केसेस में वो टाइम ले रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान करना। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई वीज़ा हमें कब डालना चाहिए, यानी कि फ्रेश पासपोर्ट है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, मुझसे पूछते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हो। तो भाई देखो, अगर तो फाइनेंशियल आपके अच्छे हैं, आपका बिजनेस अच्छा है, आईटीआर आपकी अच्छी है, टैक्स आप हर साल पे कर रहे हो, क्योंकि आपकी इनकम अच्छी है उस हिसाब से, तो डेफिनेटली आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा मिलेगा आप लोगों को। इन केस फाइनेंशियल अच्छे नहीं हैं, अप टू द मार्क नहीं है, और थोड़ा सा यानी कि 2 या 3 के आसपास आपका ऊपर नीचे होता रहता है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और फाइनेंशियल ऐसे हैं आपके 2 या 3 के आसपास हैं, तो फिर भी आप डालो, आपके चांसेस हैं आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन ना बैंक बैलेंस है, ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, तो आप वेट करो, कोई और कंट्री ट्रैवल कर लो। वियतनाम है, मलेशिया है, थाईलैंड है, चाइना है, और सारी कंट्री आपको वीज़ा दे देंगी, आप वहाँ पे ट्रैवल करो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो, एंड देन आप फिर जापान का वीज़ा अप्लाई करो। ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करो, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, देन डेफिनेटली आपको जापान का वीज़ा मिल जाएगा भाई। ये है लेटेस्ट ट्रेंड। इनकी थी बिजनेस प्रोफाइल भाई एमएसएमई था, बैंक में इनके 5 लाख के आसपास अमाउंट था, और आईटीआर इनकी लेटेस्ट आईटीआर थी एक 24-25 वाली। तो ये इनके डॉक्यूमेंट थे भाई। जापान का वीज़ा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट स्टिल रिफ्यूज़ल आते हैं, और रिफ्यूज़ल आते हैं तो भाई स्टैंप भी लगती है। और अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है, मेरे हिसाब से वो स्टैंप लगाना जापान ने बंद कर दिया है, एंड वो एक स्लिप देते हैं अगर रिफ्यूज़ल भी है तो ये लेटेस्ट अपडेट है। बाकी पूरी क्लेरिफाई होएगी तो मैं आप लोगों के साथ मोर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो भाई। अब अगर आप लोगों को खुद नहीं करना चाहते, आप सर्विस लेना चाहते हो, आप जापान का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो, हमसे कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको बजट में आपको सर्विस मिल जाएगी, एंड डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू विद द सर्विसेज। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी हो जाएंगी और सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी, और उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
तो किसी भी भाई का कोई डाउट है या फिर सर्विस लेनी है तो डेफिनेटली फॉलो करके आप मैसेज करना और आपकी क्वेरी आप वहाँ पे छोड़ देना, ताकि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाए। देखो ऐसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ यानी कि वीज़ा से रिलेटेड वीडियोज़ अब इस चैनल पे चल रही हैं। और भाई इसमें वीडियोज़ के थ्रू मैं पूरी की पूरी डिटेल मतलब एकदम बारीकी से थोड़ा-सा समझा देते हैं कि भाई ऐसे-ऐसे ट्रेंड है, ऐसे-ऐसे फ़ाइल थी, इनका वीज़ा लग गया और आपका क्या चांसेस हो सकता है, ये आप लोग खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपका रिफ्यूज़ल है, तो भाई वो 6 मंथ का टाइम देते हैं कि आप अप्लाई मत करो। दैट मीन्स आप अप्लाई मत करो। आपका रिफ्यूज़ल आ गया तो रिफ्यूज़ल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा टाइम कहीं और ट्रैवल करो, किसी और कंट्री में ट्रैवल करो, तो उसके बाद भी वीज़ा आपका आ जाएगा। तो ये था भाई लेटेस्ट वीज़ा, और इन भाई साहब का वीज़ा इनको मिला है तो आपको भी मिल जाएगा। और वीज़ा लेने के लिए आपको फॉलो करके मैसेज करना पड़ेगा अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप खुद भी अपनी प्रोफाइल अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो। और कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना। तो यही था भाई अभी इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट जापान के वीज़ा को लेकर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।